हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th, यानी कि आज से आपको स्टार्ट हो गई है क्लास 11th की केमिस्ट्री, जो आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके आपको उसका सॉल्यूशन, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल सब कुछ आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ MCQS की तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी बच्चे आप आएँ और अच्छे से क्लास भी लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको चलाई जाए। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और आज से स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एकदम जीरो लेवल से जीरो टू हीरो तक हम पहुंचेंगे, यानी कि जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग से और शुरू से लास्ट तक हम आपको कम से कम 4 से 5 महीना में टोटल हम आपको सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक से देखिए क्या लिखा हुआ है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th चैप्टर 1। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री क्या है और इसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, उसका काम कहाँ कहाँ होता है, सब कुछ इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। चलिए तो फटाफट सीख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। चलिए देखिए, टॉपिक्स का नाम पढ़ लीजिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन का आधारभूत, है ना, कुछ गणितीय आधारभूत गणितीय। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस हम कर दें, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कि केमिस्ट्री क्या है। पहला टॉपिक आता है कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज डिफाइंड, है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा है, पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। Chemistry is often called the central science because of its role in connecting the physical science, which include chemistry, with the life science and applied science such as medicine and engineering। यानी इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। केमिस्ट्री जो है कंपोजिशन का वह अध्ययन है ना, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के, है ना, केमिस्ट्री वह साइंस है जिसके अंतर्गत हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज यानी कि किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन, यानी कि वह सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके अंदर किस तरह की क्रियाएं होती है, किन तरह के इंटरेक्शन होता है। केमिस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री को प्रायः सेंट्रल साइंस के भी नाम से भी जाना जाता है और इसका रोल जो है हमारे फिजिकल साइंस से बहुत कनेक्टेड है, यानी कि ये बहुत ही रोल है इसके हमारे लाइफ में। और विच इंक्लूड केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस के साथ केमिस्ट्री भी आपको इंक्लूड है, विद द लाइफ साइंस एंड अप्लाइड साइंस सच एज मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। यानी कि इसका उपयोग कहाँ होता है, केमिस्ट्री का उपयोग जो है आपको मेडिसिन में होता है, इंजीनियरिंग में होता है ना, हमारे लाइफ साइंस से कनेक्टेड है ना। यानी कि सीधी सी बात जानिए कि केमिस्ट्री आपको एक पार्ट्स है साइंस का, जिसमें अनेक प्रकार के सब्सटेंस का कंपोजिशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री हमारे लाइफ साइंस में, यानी कि केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत ही रोल अदा करता है, बहुत ही रोल निभाता है, बहुत ही इसकी भूमिका है हमारे लाइफ में। और साथ ही साथ केमिस्ट्री का उपयोग आप तो जानते हैं कि जितने भी मेडिसिन्स होती हैं वो सब केमिस्ट्री के ही कंपाउंड होते हैं, है ना, सब आपको केमिस्ट्री से ही बने होते हैं। और
जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उस सब केमिस्ट्री के हेल्प से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपको इंजीनियरिंग में भी इसका काम लिया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेरियस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को कई पार्ट्स में बांटा गया है। केमिस्ट्री को कई पार्ट्स में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, पहला केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, तो बोला है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द वे इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन एंड इन्फ्लुएंस देयर केमिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। बोला है कि भौतिक रसायन क्या है, तो ध्यान देंगे। कह रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री वह रसायन है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है और उससे क्या प्रभावित होती है और इस केमिकल का उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, उनके अंदर किस तरह की रिएक्शन होती है, इस तरह के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उनका स्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन है ना, ये सब चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द वे इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन एंड इन्फ्लुएंस देयर केमिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, यानी कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी और वह कैसे रिएक्शन करेगा। दूसरा टाइप्स है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक मतलब थोड़ा सा हिंदी भी जानते जाइए। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। फिजिकल का मतलब क्या बताया, फिजिकल का मतलब बताया मैंने भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, ये सब आपको रसायन विज्ञान के टाइप से रसायन विज्ञान के प्रकार हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। All the substances other than the carbon hydrogen compound are classified under group of inorganic substance। चलो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील, यानी कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन मतलब किस किस चीज़ से बना हुआ है, ऑर्गेनिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं। ठीक है, कि ऑल दी सब्सटेंस अदर देन द कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड आर क्लासिफाइड अंडर द ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक का मतलब हुआ कि इनऑर्गेनिक में वैसे सब्सटेंस आते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो और साथ ही साथ कार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए कार्बन तो दिख रहा है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्या है आपको इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ये तो इनऑर्गेनिक है, क्लियर है ना, ये सब इनऑर्गेनिक है। जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसको ही ऑर्गेनिक नहीं कहते हैं, ध्यान देंगे। तो ये इसमें आपको कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, और एक चीज़ ऐसे भी ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम वैसे कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि वे आपको कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होने चाहिए अदर देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन
कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द डिसिप्लिन विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कह रहा है कि मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में, वह किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उनके कंपोजिशन के बारे में और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जितने भी आपको एनिमल्स हैं, एनिमल्स से प्राप्त होने वाला कंपाउंड और प्लांट से प्राप्त होने वाला कंपाउंड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, फोन बंद कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये ध्यान देना है कि एनिमल्स से जो भी कंपाउंड है और प्लांट से जो भी कंपाउंड प्राप्त होते हैं वो सब क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। एनिमल से और प्लांट से जितने भी कंपाउंड प्राप्त होते हैं सब क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। और एक चीज़ याद रख लेंगे, ऑर्गेनिक के मतलब होता है कार्बनिक, और कार्बनिक के मतलब होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, है ना। तो जब कार्बन प्रेजेंट हो तो मैंने अभी बताया कि जैसे कि CO2, ठीक है, और CO3 और HCO3, इसमें देखिए इस कंपाउंड में देखिए कार्बन तो इसमें दिखाई दे रहे हैं, बट इनको कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाता। ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक चीज़ ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि जितने भी आपको प्लांट्स और एनिमल्स से जितने भी आपको कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप सुने होंगे कि चींटी का, एंट का स्टिंग में जो आपको क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये एनिमल से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सब आपको ऑर्गेनिक है। ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से जितने भी आपको चीज़ मिलती, जैसे एसिटिक एसिड है ना, ये आपको प्लांट से ही मिलता है ना। तो ये सब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान देंगे। नंबर नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हिंदी में कहते हैं जैव रसायन, जैव रसायन। नेक्स्ट हमारा ब्रांच है केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं जैव रसायन। जैव रसायन में क्या बोलता है कि द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल एंड द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग बीइंग्स इज नॉन एज बायोकेमिस्ट्री। कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या चीज़ के बारे में स्ट्रक्चर, किस चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में, विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर द कंपोनेंट ऑफ सेल। यानी कि कोई भी एनिमल्स है, कोई प्लांट्स है ना, कोई भी एनिमल्स है, कोई प्लांट्स है, तो उनके सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी बिहेवियर के बारे में और उनकी बॉडी के अंदर किस तरह की केमिकल प्रोसेस होती है, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया जैव रसायन, और जैव का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया कि हम उनके अंदर होने वाली बिहेवियर, यानी कि सेल का कंपोनेंट, यानी कि सेल का कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे हैं, और उनके बॉडी के अंदर किस तरह से केमिकल प्रोसेस हो रहा है इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन।
एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर देखेंगे क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ध्यान देंगे, कर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद सेपरेशन, यानी कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंदर हम सेपरेशन के बारे में, है ना, आइडेंटिफिकेशन के बारे में और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, यानी ध्यान देंगे इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ का एनालिटिकल करें, एनालिटिकल मतलब कि उसके बारे में टोटल सर्च करें, जैसे कि उनका सेपरेशन, यानी कि उनमें अगर कोई चीज़ बना है ना, अगर कोई चीज़ बना है तो उसमें कौन कौन से सब्सटेंस मिलाए गए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन यानी कि उनकी अमाउंट क्या है, कौन सी सब्सटेंस कितने अमाउंट में इसमें डाला गया है, प्योर है कि इम्प्योर है, उसके कंपोजिशन के बारे में, डिफरेंट सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ध्यान देंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटी डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपको केमिस्ट्री के ब्रांच। पहला था फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक, चौथा बायोकेमिस्ट्री, पांचवा एनालिटिकल केमिस्ट्री। और भी केमिस्ट्री होता है जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, ये आपको यहाँ पर नहीं दिया है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मतलब होता है औषधि रसायन, औषध रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये भी होता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हिंदी हो गया औषध रसायन, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम वैसे चीज़ का स्टडी करते हैं कि कोई भी आपको सब्सटेंस से, कोई भी आपको, है ना, सब्सटेंस से, तो वो सब्सटेंस से कैसे उसको हम मेडिसिन बना सकते हैं, है ना। कोई सभी सब्सटेंस से मेडिसिन तो नहीं बना सकते हैं, यानी कि उनकी पहचान की जाती है कि किस तरह के सब्सटेंस से हम मेडिसिन तैयार कर सकते हैं, औषधि के रूप में उपयोग ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको फार्मास्यूटिकल भी केमिस्ट्री होता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं, ये हमारा हो गया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का कि मैटर क्या होता है। मैटर जिसको हम कहते हैं पदार्थ, मैटर जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या है, देखिए लिखा है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग्स दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, पोजेज मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ड बाय एनीवन मोर और आवर फाइव सेंस। करा है कि मैटर इज सब्सटेंस, मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर वह थिंग्स है, मैटर वह वस्तु है जो ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान को घेरता हो, है ना, जिसके पास मास हो, प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ड, और जिनको हम महसूस करें, किसके साथ, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ज्ञान इंद्रिय 5 होती है, 5 सेंस होती है, हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उनको महसूस भी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैटर, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता हो, जिनके पास मास हो, और जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 सेंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, महसूस करते हैं उनकी प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को, तो उसको हम बोलते हैं पदार्थ। ध्यान देंगे, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ध्यान देंगे, मैटर को 3 तरह से बांटा गया है। मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते, फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था, 3 भौतिक अवस्था होती हैं, जिसमें पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 तीन हो गया। सॉलिड क्या होता है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड
इफ़ इट इज पोजेज ए डिफिनिट वॉल्यूम डिफिनिट शेप। कह रहा है कि सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड उस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि अगर उनका आयतन वॉल्यूम, आयतन क्या हो, निश्चित हो, वॉल्यूम क्या हो, निश्चित हो। साथ ही साथ आपको बोला है कि उनकी जो आकृति है, शेप, आकृति भी क्या हो, निश्चित हो, शेप भी निश्चित हो। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, शुगर, आयरन, गोल्ड, लकड़ी, वुड, चीनी, लोहा, सोना, लकड़ी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड तो सॉलिड है। क्यों कि अगर गोल्ड इतना बड़ा है तो इतना स्पेस छेक रहा है, इसका फिक्स है, और जिस शेप में गोल्ड रहा है उसी शेप में रहेगा, तो इसका दोनों निश्चित होता है। लिक्विड, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट इज पोजेज ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। कह रहा कि लिक्विड वह सब्सटेंस है, वह पदार्थ है जिसके पास आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, वॉल्यूम उसका निश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है, बट उनका जो शेप है, उनकी जो आकृति है वो अनिश्चित होता है, डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट हो जाता है। कैसे, समझें। दिया है कि दे टेक अप शेप ऑफ वेसल्स इन विच आर पुट वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी, एल्कोहल। जैसे मान लिया कि हमने 1 लीटर मिल्क लिया, ठीक है, 1 लीटर हमने मिल्क गिलास में लेकर आया, ठीक है, 1 लीटर दूध हमने गिलास में लेकर आया, तो देखते हैं कि उसकी अमाउंट, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसका 1 लीटर है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। लेकिन ध्यान देंगे, गिलास में लेके आए हैं तो उसकी शेप क्या है, गिलास की आकार की है। जब इसी हम मिल्क को अगर दूसरे बर्तन में रख देते हैं, जैसे मान लें कि हम थोड़ा सा बाउल्स में रख देते हैं, किसी कटोरे में रख देते हैं, तो उसकी शेप कटोरे को ले लेगा, ठीक है। इसलिए इनका शेप बदलता जाता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता। नंबर 3, गैस, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसियस इफ द नाइदर पोजेज डिफिनिट वॉल्यूम नॉर ए डिफिनिट शेप। यानी कि गैस वह सब्सटेंस है जिनकी नहीं तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है और नहीं आपको डिफिनिट शेप होता है। दिस इज बिकॉज दे फुल अप द होल वेसल्स इन दे आर पुट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कह रहा है कि गैस व सब्सटेंस है जिनकी नहीं तो आयतन निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, वॉल्यूम भी अनिश्चित होता है, और साथ में साथ इनकी आकृति, शेप भी क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, समझेंगे। यानी कि क्योंकि अगर गैस को हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसको पूरा फुल फिल कर लेता है और उनका शेप भी बदल जाता है और वॉल्यूम भी बदल जाता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में कमी आ जाती है। द 3 स्टेट आर इंटर कोवर्टली बाई चेंजिंग द कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो। कह रहा है कि यहाँ पर 3 स्टेट है सब्सटेंस के, मैटर के, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, हमने पढ़ा। तो कह रहा है कि इनके तीनों स्टेट को हम बदल सकते हैं, इनकी भौतिक अवस्था को बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो, टेम्परेचर के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से, ठीक है, टेम्परेचर के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से इनकी चीज़ को हम बदल सकते हैं। ध्यान देंगे कैसे बदल सकते हैं, स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को अगर हम, ठीक है, सॉलिड को फ्रीज कर दें, मतलब कि ठंडा कर दें, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, क्लियर है। लिक्विड को ज़्यादा हीट कर दें तो वेपराइज होगा, क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। सॉलिड को अगर हम सब्लिमेशन प्रोसेस कर दें डायरेक्ट तो भी गैस बन जाएगा, है ना।
यानी कि स्टेट बदल सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है। या सिंपल में ऐसे समझिए भाई कि आपके पास वाटर है, तो वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं। जैसे मान लें कि हमारे पास बर्फ़ है, आइस है, बर्फ़ है, और बर्फ़ क्या होता है, सॉलिड होता है। अब इस सॉलिड को हम थोड़ा सा मेल्टिंग कर देंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे, थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे, तो ये पिघल कर लिक्विड हो जाएगा। फिर इसको और थोड़ा हीट कर देंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सॉलिड जो है लिक्विड में बदल सकता है, सॉलिड जो है लिक्विड गैस हो सकता है, लिक्विड से आपको गैस हो सकता है, यानी कि इनके स्टेट को हम अलग अलग बदल सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कि पदार्थ का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, उनकी किस लेवल पर, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, सब मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑल द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि मैटर को दो तरह से बांटा गया है, एक मिक्सचर, एक प्योर। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्योर, और दूसरा कह सकते हैं इम्प्योर, है ना, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, और इम्प्योर सब्सटेंस को ही क्या का बोला गया है, मिक्सचर बोला गया है। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को ही मिक्सचर बोला गया है, तो ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसका टेबल देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं सब्सटेंस का, ध्यान देंगे। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन बिलो। ध्यान देंगे, ये तो मैटर है, मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा गया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। यानी ध्यान देंगे, मैटर दो तरह का होता है, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। क्लियर? तो हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, हेट्रोजीनियस किसको कहेंगे, एलिमेंट किसको कहेंगे, कंपाउंड किसको कहेंगे, प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे। सब कुछ हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देंगे। तो हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कह रहा है कि मिक्सचर वह इम्प्योर सब्सटेंस है, ऐसे कह सकते हैं कि मिक्सचर क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस एनी रेशियो, मतलब किसी भी अनुपात में एनी रेशियो में मिलकर बना होता है। यानी कि मिक्सचर वह अशुद्ध पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला देने से, एनी रेशियो में मिला देने से वो बन जाता है। तो मिक्सचर आपको होमोजीनियस भी हो सकता है, मिक्सचर आपको हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो होमोजीनियस कब कहेंगे, इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट completely mix with each other and its composition is uniform thought, that is, it consists of only one phase, sugar solution and air are thus the example of homogeneous mixture। ध्यान देंगे, होमोजीनियस का हिंदी होता है समांगी मिश्रण। होमोजीनियस की हिंदी क्या होता है, समांगी मिश्रण। ध्यान देंगे, होमोजीनियस की हिंदी क्या होता है, समांगी मिश्रण। तो कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर उस तरह का मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर उस तरह का मिक्सचर है जिसमें
जो उनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जिनका उनका जो फेज होता है कंप्लीटली मिक्स होता है, यानी कि पूरे तरह से मिल जाता है और इनका रेशियो फिक्स होता है। अगर ये बनाए जाते हैं होमोजीनियस तो इनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, किसी भी रेशियो में नहीं डलाता है, इनका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। और समांगी के मतलब क्या होता है, होमोजीनियस समांगी यानी कि इनका जो कॉम्पोजिशन है, इनका जो कंपोनेंट है सब जगह सेम पाया जाएगा। सम मतलब बराबर, अंगी मतलब, और यानी कि सब जगह बराबर अमाउंट में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन करते हैं, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन करते हैं, तो साल्ट और वाटर के जब सॉल्यूशन देखते हैं इसमें क्या आपको दिखता है, आपको यही दिखता है कि साल्ट और वाटर का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को अगर हम टेस्ट करते हैं, मतलब कि स्वाद लेते हैं, चखते हैं, तो उनका साल्ट जो है वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो गया है। साल्ट का जो कंपोनेंट है वो वाटर में पूरी तरह से मिल गया है, प्रत्येक स्पेस में हर जगह सेम अमाउंट में पाया जाएगा। इसका मतलब है कि उनका टेस्ट भी हर जगह सेम आएगा, उनका स्वाद भी हर जगह क्या आता है, सेम आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि हर जगह इनका कंपोनेंट इक्वल अमाउंट में पाया जाता है जो इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे मान लिया कि आप ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब कि शुगर होगा और एक में आपको वाटर होगा। तो चीनी और पानी के घोल को अगर आप टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं, चखते हैं, तो सब जगह उनका टेस्ट सेम आएगा, है ना, सब जगह उनका जो स्वाद है इक्वल आएगा। तो जब इक्वल आएगा इसका मतलब है कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं और पूरे तरह से मिक्स होकर उनका कंपोनेंट चारों तरफ सेम है। तो इस तरह से हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस टाइप का मिक्सचर है कि इनका जो कंपोजिशन है हर जगह सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है। इसका हिंदी होता है विषमांगी। हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण का मतलब विषम, विषम मतलब ऑड, यानी कि इनके जो कंपोजिशन है अंदर, इनके जो पार्टिकल्स हैं वह हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। समटाइम द डिफरेंट फेज एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि इनका फेज भी सब जगह इक्वल नहीं है। जैसे कि ग्रेन्स एंड पल्स, इससे कह रहा है कि अगर अनाज और दाल को मिक्स कर दिया जाए तो कोई लिमिट नहीं है कि जितना अमाउंट में अनाज है उतना ही अमाउंट में पल्स है। डर्ट विथ स्टोन, पत्थर, मतलब कह रहा है कि अनाज हो, है ना, ग्रेन्स हो, पल्स हो और साथ में स्टोन के पार्टिकल हो, अगर इसको हम मिला देते हैं हर जगह सेम नहीं पाया जाएगा उसके टुकड़े, है ना। हेट्रोजीनियस, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लिए कि आप दे सकते हैं सैंड और प्लस वाटर का सॉल्यूशन, बालू और पानी का सॉल्यूशन। तो सैंड और वाटर के सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि सैंड की जो अमाउंट है, सैंड का जो कंपोजिशन है, सैंड का जो पार्टिकल है वो हर जगह सेम नहीं होते हैं, पानी के अंदर बैठ जाता है उनके, है ना, पानी के अंदर प्रेसिपिटेट बन जाता है, बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है कि सैंड वाटर में हर जगह यूनिफॉर्म अमाउंट में नहीं है। इस तरह का अगर आपको मिलता है तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा नोट में पढ़ लेंगे क्या दिया है नोट में।
एनी डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फेज। यानी कह रहा है कि अगर सब्सटेंस का वह पोर्शन जिसमें आपको किसी सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन है ना यूनिफॉर्म है तो उसको हम और उसकी प्रॉपर्टी को हम फेज बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस, ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। कह रहा है कि वह मटेरियल जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन होते हैं, एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर देंगे इन केमिस्ट्री ए सब्सटेंस इज फ्रॉम मैटर दैट कंसर्न केमिकल पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इट कैन नॉट बी सेपरेशन इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड विदाउट ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड, दे कैन सॉलिड लिक्विड और गैस। नोट में क्या लिखा पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में सब्सटेंस है ना मैटर का वह फॉर्म है जिसमें केमिकल कंपोजिशन भी होता है, उनके प्रॉपर्टीज भी होता है ना, उनके प्रॉपर्टीज भी होता है, कंपोनेंट भी होता है। उनको हम किसी फिजिकल सेपरेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, उनको बिना तोड़ नहीं सकते, उनके बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, और जैसे सॉलिड लिक्विड या गैस हो। यानी कि सीधी सी बात है कि सब्सटेंस का हम केमिकल कॉम्पोजिशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जो हम जानते हैं उनको हम किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। कौन? प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा आप समझे हैं कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है। क्या आता है? एलिमेंट, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक भी साथ में कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, H2O, CH4 है ना, NH3 है ना, आप कह सकते हैं NH4, ये सब क्या है? यानी कि जो कंपाउंड भी होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हुआ है जिनमें ओनली वन टाइप के एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। यानी कि प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक एलिमेंट के फॉर्म में और एक कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट वह प्योर सब्सटेंस होता है डेट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द एलिमेंट आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। सबसे पहले ध्यान देंगे कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट वह सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। और कह रहा है कि एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट को 3 भाग में बांट दिया गया है, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। यानी कि ये आपको सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। और पहले हम पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी कि मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी पर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। और ये हो गया आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पर कि मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी 3 तरह के होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, तो एलिमेंट का तो एग्जाम्पल आप बहुत से जानते हैं। कंपाउंड, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 or more than 2 एलिमेंट कंपाउंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कंपाउंड भी आपको प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से एलिमेंट को मिलने से बनता है, बट उनका प्रोपोर्शन मास के हिसाब से क्या होता है? फिक्स होता है। उनका जो अनुपात होता है भार के हिसाब से फिक्स होता है, नियत होता है। फर्दर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी कह रहा है कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं वो सब में अलग अलग, एक ही कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट नहीं, एक सेम एलिमेंट नहीं होते हैं, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट पाए जाते हैं।
कैनॉट बी सेपरेट इन सिंपल मेथड बाय फिजिकल मेथड, दे कैन बी सेपरेट बाय केमिकल मेथड। कह रहा है कि अगर कंपाउंड को हम चाहें, कंपाउंड को अगर हम चाहें कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से कंपोजिशन है, तो उनको हम किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करना है तो हम केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझ लीजिए, जैसे वाटर है, तो वाटर में दो चीज़ मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो किसी फिजिकल के मेथड से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड से कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पास कर देंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के कुछ गुण भी होते हैं, पदार्थ के कुछ गुणधर्म भी होता है, ध्यान देंगे। एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। These properties can be classified into two categories, physical properties and chemical properties। कह रहा है जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनका अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ गुण होता है। और गुण दो तरह का होता है, एक भौतिक गुण होता है, एक केमिकल गुण होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? Physical properties are those properties which can be measured, observed without changing the identity of the component of the substance। Some example of physical properties जैसे उनका कलर, उनका स्वाद, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। यानी ध्यान देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में वैसे प्रॉपर्टी आते हैं जिसको हम बिना चेंज किए ना, किसी पदार्थ के अंदर कोई कंपोजिशन है तो उसको बिना चेंज किए हम बता सकते हैं कि उसका कलर क्या है, रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक कितना है, मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक कितना है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कितना है, डेंसिटी घनत्व कितना है ना। तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है, कलर कैसा है, उसका स्वाद कैसा है ना, उसको कितना टेम्परेचर पर हम मेल्ट कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस फॉर्म में ला सकते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इनका डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिफाई और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि सब्सटेंस के अंदर जो भी कंपोजिशन है उसको बिना बदले हम बता सकते हैं कि इनका स्वाद, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब कितना है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुणधर्म, कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच ए केमिकल चेंज इन सब्सटेंस ऑकर्स। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको केमिकल चेंज होता है, उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरह के रिएक्शन होता है ना। दिस इंक्लूड एसिडिटी है कि बेसिक है, कि कौन जलता है कि नहीं जलता है, ये सब इनका केमिकल प्रॉपर्टीज है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में उनके अंदर चेंजिंग हो जाने के बाद हम बता सकते हैं कि इनके अंदर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है ना। इनके प्रॉपर्टीज क्या है? एसिडिटी है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, कौन सब्सटेंस जलता है कि नहीं जलता है, इस तरह के बारे में हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलिए, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन। तो मेजरमेंट के हम बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ समझ लें। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन होता है। और मापन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने मिल्क को, जैसे दूध है, तो दूध को हम मापते हैं, मेजर करते हैं किस चीज़ में? लीटर में मेजर करते हैं ना, लीटर में मेजर करते हैं।
तो ये लीटर में मेजर करने का एक पैमाना बना लिया गया है कि 1 लीटर का पैमाना कितना होता है। हम जानते हैं 1 लीटर का पैमाना हमारा बनकर तैयार है, एक मेजरमेंट तैयार है जिससे हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि मेजरमेंट में आपको 2 तरह से क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी एल सच क्वांटिटी विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एविडेंटली द मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कह रहा है कि जितने भी आपको क्वांटिटीज होती हैं, है ना, वो साइंटिफिक स्टडी के दौरान ही इसको पाया जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो 2 तरीके से मापा जाता है। यानी कि फिजिकल जो क्वांटिटी है एक साइंटिफिक क्वांटिटी है ना, साइंटिफिक स्टडी के तौर पर इसको मापा जाता है। ध्यान देंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज, और इसका हिंदी भी आप जान जाए, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, राशियां, ठीक है। तो इसको किसी भी सब्सटेंस को 2 तरह से मापा जाता है। सबसे पहला अगर मापने का तरीका है तो एक तो उसमें होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। द नंबर एंड द यूनिट, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम 5 केजी आलू को अगर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो 5 केजी आलू को मेजर करेंगे तो उसको 1 केजी का अगर पैमाना मानते हैं तो कितने बार जैसे मान लें कि आलू को मेजर करना है तो 1 केजी को कितने बार माप सकते हैं, 5 बार माप सकते हैं। तो इसका नंबर कितना हुआ, 5 हुआ। मेजर का यूनिट क्या होगा कि हम उसके केजी में माप रहे हैं। तो इसी तरह आपको 2 तरह से पैमाना बनाया जाता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कि कितनी बार उसको हम माप सकते हैं, और मापेंगे तो किस यूनिट में मापेंगे, लीटर में मापेंगे, किलो में मापेंगे, है ना, एम्पियर में मापेंगे, किस चीज़ में मापेंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जानेंगे यूनिट क्या होता है। ए यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन टू मेजर एन फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक। और मात्रक क्या होता है, मात्रक एक आपको पैमाना है जिसके माध्यम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम एक चुन लेते हैं, एक पैमाना चुन लेते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक हम पैमाना चुन लेते हैं, चूजन कर लेते हैं, जिसको हम यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है। तो यूनिट जो है इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट होता है, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। यूनिट में ज़्यादा हम यूज करते हैं SI, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ध्यान देंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग फ्रेंचली सिस्टम भी कहते हैं। द यूनिट चलिए पहले यहाँ से पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल यूनिट एवरेज SI, मतलब इंटरनेशनल यूनिट को शॉर्ट में हम लोग SI लिखते हैं, वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर CGPM फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरल एंड पॉन्ड्स एंड मेजर। द CGPM is intergovernmental treaty organization created by diplomatic treaty known as a Meter Convention which was signed in Paris 1875, यानी कि 1875 ईस्वी में इसको क्रिएट किया गया है ना। और द SI-67 यूनिट दे आर लिस्ट इन द टेबल गिवन बिलो। यानी कि ध्यान देंगे इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का मेजर करना हो तो इसको पूरे वर्ल्ड में यही माना जाता है
और ये आपको गवर्नमेंटल यूनिट है, इसको सरकार भी मानती है कि किसी भी चीज़ का अगर हम यूनिट लेते हैं तो उसके लिए फिक्स है। तो यहाँ पर 7 यूनिट है, 7 यूनिट होती हैं। ऐसा यूनिट 7 तरह के यूनिट होते हैं जिसको हम लोग मापते हैं और कहीं भी मापा जाता है। These unit pattern 7 fundamental scientific quantities. The other physical quantities such as speed, volume, density can be derived from their quantities. The definition of SI unit based and given below. ध्यान देंगे, कह रहा है यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिया है, इसको आप पढ़ेंगे कि अगर आपको यूनिट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई को मापना है तो मीटर में मापेंगे। यूनिट ऑफ मास, अगर किसी चीज़ को द्रव्यमान वजन का मापना है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। यूनिट ऑफ टाइम, अगर समय को मापते हैं तो सेकेंड में मापेंगे। अगर आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को मापते हैं तो एम्पियर में मापेंगे। यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी अगर आप ताप को मापते हैं तो केल्विन में मापेंगे। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस को मापते हैं, सब्सटेंस के अमाउंट के मापते हैं तो उसको मोल में मापेंगे। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि किसी चीज़ की तीव्रता को मापते हैं, ज्योतिष तीव्रता को मापते हैं तो कैंडेला में मापेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए भाई, 7 तरह का होता है ना, तो मीटर को अगर मापेंगे तो उसको शॉर्ट में हम एब्रीविएशन में एम लिखते हैं, किलो को केजी लिखते हैं, सेकेंड को बस SEC लिखते हैं, एम्पियर को बड़ा लेटर A से लिखते हैं, केल्विन को स्मॉल लेटर K से लिखते हैं, और मोल को ऐसे भी लिखा जाता है, मोल को छोटा MOL लिख देते हैं तो काम चल जाता है। कैंडेला को C और D से लिखते हैं। ठीक है, ये सब यूनिट है जो 7 यूनिट है, और इन 7 यूनिट के ही प्रयोग से ही हम स्पीड, किसी चीज़ का स्पीड का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला है ना, डेंसिटी का फार्मूला और भी अदर क्वांटिटीज़ को हम इनके हेल्प से ही बना सकते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कोई खास बात नहीं है कि मीटर क्या होता है। द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल इतना ऑफ सेकेंड। ये आपको मीटर का डिफिनेशन दिया है, ये किलोग्राम का डिफिनेशन दिया है ना, ये सेकेंड का डिफिनेशन दिया है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आज का क्लास हमारा यूनिट तक चला, कितना अच्छा कंसेप्ट रहा। इसी तरह हम आपको डेली आपको क्लास देंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट आए और आपको लाइव क्लासेस दी जाए, फेस लाइव दी जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।